जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आपको मालूम ही होगा कि करीबन एक महीने के ऊपर हो गया है और रशिया और यूक्रेन युद्ध अभी तक विराम नहीं हुआ है। इसी बीच देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो भी जीते, लेकिन यहाँ पर भारत की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब से यूक्रेन और रशिया में जब जब भी युद्ध की शुरुआत हुई थी, तभी से इंडिया के नज़रिए को देखा जाए, वर्ल्ड के जो सारे कंट्री है वो देखते रहे हैं। तो अगर आगे बात करूँ तो किस तरह से भारत की जीत हुई है, ऐसे कैसे कैसे सेगमेंट्स है कि जिसे यह कहा जा सकता है कि भारत की जीत हुई थी। तो दरअसल हम आगे बात करें उससे पहले कि बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच अब शांति मंत्रणा होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। क्योंकि करीबन एक महीने या फिर 35 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक शांति मंत्रणा होती हुई दिखाई दे रही है। और यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि रशिया का कोई भरोसा नहीं है, वो शांति मंत्रणा करने के बावजूद भी हमला कर सकता है। इसी बीच यह देखा जा रहा है कि यूक्रेन भी रशिया पर हमला कर रहा है, लेकिन ये ऑफिशियली या फिर कोई वर्ल्ड मीडिया इसे ज़्यादातर कवर नहीं कर रहा है। और यह रशिया यह भी कह सकता है कि वो हमारे पर रिवर्स हमला कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि युद्ध रुक रुक भी जाए या फिर सीज फायर भी हो जाए या फिर आगे भी बढ़ सकता है। तो इसी बीच भारत की जीत हुई है, ये कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि जब भी से यह युद्ध शुरू हुआ था, तभी से यूएन में एक बैठक बुलाई गई। वहाँ पर इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा, यानी कि ना तो रशिया के खिलाफ है, ना तो रशिया के समर्थन में है, या फिर ना तो यूक्रेन के खिलाफ है, ना कि यूक्रेन के समर्थन में है। और ऐसे कई सारी युद्ध के बीच जो कि कई सारी मीटिंगें हुई, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने अपना स्टैंड ही न्यूट्रल रखा। तो आपको मालूम होगा कि जो वर्ल्ड में जो वेट है, यानी कि गेहूँ का जो उत्पादन है और उसकी जो 25 से 30% की जो वृद्धि है, यानी कि जो निर्यात है, वो यूक्रेन और रशिया दोनों मिलकर कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन पर तो सेंक्शंस नहीं लगे गए हैं, लेकिन रशिया पर सेंक्शन लगे हैं। उसी के कारण वहाँ पर गेहूं की शॉर्टेज हो गई है वर्ल्ड वाइड। 25 से 30%, आपको तो मालूम ही होगा कि कितना बड़ा अंक कहा जाता है। तो इसी के बीच यूरोपियन देश है या फिर यूके के देश है, वो भी रशिया पर सेंक्शंस के करीबन खिलाफ ही होते हैं। क्योंकि अ, बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। क्योंकि अगर सेंक्शंस लगाने होते हैं तो जो नेचुरल गैसेस है या फिर पेट्रोलियम है या फिर कोई क्रूड ऑयल है, उन पर तो यूरोपियन यूनियन ने कुछ बैन लगाया नहीं, या फिर यूरोपियन कंट्री ने बैन लगाया नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे कहा जाता है कि वो रशिया के खिलाफ है? और ये भी कहा जाता है कि यूक्रेन को वो हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक ऑफिशियली किसी भी यूरोपियन कंट्री ने रशिया की जो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस है उसको बैन नहीं किया है या फिर उस पर सेंक्शन नहीं लगाए हैं। या हालांकि यूएस ने कई सारे सेंक्शन लगाए गए, और यूएस के सेंक्शन से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब सोनिया गांधी की या फिर कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह थे, जिससे कि भारत को कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ा, उसी तरह से यूएस के सेंक्शन से अभी किसी देश को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर भी वो सेंक्शंस पर सेंक्शंस लगाया जाता है। अब तालिबानी पर सेंक्शंस लगाए, उसका भी कुछ क्या बोलेगा उसको यूएस। जब भी मैं आपको बात बता दूं कि 1776 में वो देश आज़ाद हुआ, उस दिन से आज दिन तक वो लड़ता ही रहा है। करीबन 225 सालों तक वो लड़ा है, चैन की सांस भी नहीं ली होगी उन्होंने। वो लड़ता ही जा रहा है, लड़ता ही जा रहा है, लड़ता ही जा रहा है। कब इसकी लड़ने की भूख मिटेगी वो नहीं मालूम। तो उसी के बीच बनता यह है कि ताइवान भी कोड के जुड़ने से बात करता है, लेकिन अगर कोड में जुड़ेगा ताइवान तो 5 सभ्य बनेगा, तो कोड का अस्तित्व ही मिट जाएगा ना। यानी कि कोड नाम सूट नहीं होगा। क्योंकि अगर कोड का मतलब ही होता है कि 4, तो उसी बीच तो ताइवान को जो जुड़ने की बात हुई थी, वहाँ पर भी इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड दिखाया गया था। और अभी बनता यह है कि उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के जो एंड से, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है,
वो भी भारत में विजिट कर गए थे। और उसके पहले भी जर्मनी के जो वाइस चांसलर है वो भी भारत में विजिट करने आए थे। उसके बाद फिलहाल की बात करें तो दलीप सिंह की जो वो अमेरिका के NSA है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी भारत में यह विज़िट के लिए आ रहे हैं। या फिर रशिया के जो विदेश मंत्री है वो भी भारत में विज़िट के लिए आ रहे हैं। उसके पहले भी चाइना के जो विदेश मंत्री थे वो भी भारत पर विज़िट करने आए थे। और आपको ये बात बता दूं कि दलीप सिंह भारतीय मूल के अमेरिकन है, यानी कि उसका जन्म भारत में हुआ होगा लेकिन वो रह तो पहले से यानी कि भारत में ही वो अमेरिका में ही रहते हैं। इसीलिए उसने काफ़ी इंडिया के खिलाफ बोला है कि इंडिया रशिया का समर्थक है, और कई बार उसने रशिया का समर्थन इनडायरेक्टली किया है। और यह भी कह रहे थे कि न्यूट्रल स्टैंड यानी कि अपना मत न देना भी एक मत देने के बराबर है। ऐसी कई सारे घटिया की बातें कर रहा है। और उसी के बीच अब बनता यह है कि इंडिया की जो गेहूं की निर्यात है वो भी बढ़ने वाली है। हालांकि यह बात बता दूं कि दुनिया का सबसे दूसरा देश है जो गेहूं का उत्पादन करता है, और भारत की बात कर रहा हूँ। और भारत के आसपास के देश में ही वो निर्यात करता है, क्योंकि उतना गेहूं हमारे पास भी नहीं बचता। लेकिन अब बात ऐसी बनेगी कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करेगा और उसको भी निर्यात करेगा। हालांकि मैं यह बात बता दूं कि जब यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले भारतीय बाज़ार में 20 किलो के हिसाब से 350 से 300, 350 से 300 या फिर 400, करीबन 400 350 के बीच ही उसका भाव रहा था। और अब जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ कि 500 से 600, 500 से 600, ये मैं 20 किलो प्रति का भाव बता रहा हूँ। तो ऐसा भाव बढ़ गया है, हमारे भारत में भी भाव बढ़ गया है, यानी कि निर्यात तो होगा ही। और यह भी बात बता दूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक कंट्री है गेहूं के मामले में, लेकिन वो निर्यात के मामले में सिर्फ दुनिया में 1% ही निर्यात करता है। यानी कि आपको बताते हुए यह थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको अलग बात लगेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में दूसरा, लेकिन निर्यात करने में सिर्फ 1%। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भारत में गेहूं की निर्यात भी बढ़ने वाली है। या फिर एक बात बोलूँ कि जो रशिया और जो यूक्रेन में जो स्टील के प्लांट थे वो भी युद्ध के कारण बंद कर दिए गए हैं, या फिर उसका जो उत्पादन है वो भी बंद कर दिया है। तो उसी के बीच टाटा स्टील है या फिर कई सारी स्टील के रिलेटेड कंपनियां हैं, उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। और आपको यह बात बताने से खुशी होती है कि हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया है। और बढ़ने के साथ साथ हम पहले स्टील का जो रॉ मटेरियल है वो आयात तो करते ही है, लेकिन उसके बाद जो स्टैंडर्ड स्टील होता है उसका निर्यात भी बढ़ गया है। और उसी के बीच कई सारे हमारे फॉरेन हमारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन कई सारे विदेश के जो फॉरेन विदेश मंत्रियाँ हैं या फिर उसके जो बड़े बड़े जो नामी या बोलते हैं कि वड़ा प्रधान के दूसरे या तीसरे पहलू पे आएंगे, और उसके प्रेसिडेंट हो या फिर वड़ा प्रधान हो या फिर राष्ट्रपति हो, वो भारत की मुलाकात करने के लिए आते हैं। जापान भी थोड़े दिन पहले या फिर मुझे करीबन याद नहीं है, लेकिन उसके जो वड़ा प्रधान थे वो भी भारत की मुलाकात पे आए थे। और उसने कहा है कि अहमदाबाद मुंबई जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और बाकायदा जापान भारत को सबसे कम दामों पर सबसे कम ब्याज पर लोन भी देकर गया है। और भारत का यह न्यूट्रल स्टैंड देख करके चाइना और पाकिस्तान खूब भड़कता है, यानी कि क्या बोले उसको, क्योंकि जलन तो होती है। और आपको यह बात भी बताते हुए मुझे तो खुशी हुई कि पाकिस्तान वालों को हो ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के PM की कुर्सी अब जाने वाली है। वो नो कॉन्फिडेंट मोशन के शिकार हो गए, शिकार तो नहीं बोल सकते, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के वो दायरे में आ गए हैं। यानी कि जो उनकी खुद की पार्टी है उसने ही उसका समर्थन खींच लिया है वापस, अब कुर्सी जाने वाली है। उस झंडू को यह भी मालूम नहीं होगा कि किस तरह से पॉलिटिक्स की जाए। और उसके जो नवाब शरीफ है वो लंदन में जाकर बसे है, और उसको भी खिलाफ कई सारे आरोप लगे गए। तो भारत की विक्ट्री इस तरह है कि भारत में जो सभी कंपनियां हैं,
सभी की सभी कंपनियां है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और भारत में रशिया और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था उसके पहले जो क्रूड ऑयल का भाव था उनमें भी रशिया ने कहा है कि हम आपको इससे भी कम दामों में देंगे। और इसी बीच रशिया ने $3 बिलियन की भी मांग की है। और इसके बीच यह एक बड़ी समस्या आ गई है कि सारे स्विफ्ट बैंक को बैन कर रखा है रशिया में, या फिर डॉलर को बैन कर रखा है रशिया, तो पेमेंट किस तरह से होगी। तो इसी बीच में यह एक बात आई थी कि आप हमें युआन में पेमेंट कर दीजिए या फिर आप हमें इसमें पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अब रशिया और इंडिया में अपने एक दूसरे के देशों में उसकी जो बैंक एक दूसरे के देशों में जो बैंक है उसके थ्रू अब पेमेंट किया जाएगा। और एक बड़ा स्टैंड है कि भारत अब कोई गुलाम देश नहीं रहा है और भारत दिन पर दिन अपनी ऊंचाई को बुलंदी की ओर लगाया जा रहा है। और यह बात बताते हुए खुशी होती है कि भारत जैसा देश जिसके पास इतना टैलेंट है, इतना जो तजुर्बा है, उसके कारण आज भारत कई विश्व में अपना स्थान बनाए रखे है। क्योंकि रशिया से तो बड़ा नहीं है भारत, आबादी के मामले में उसके बिहाफ पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ताकत है, परमाणु ताकत है या फिर सैन्य मिलिट्री ताकत है, उससे तो थोड़ा सा कमज़ोर मानेगी ही। लेकिन फिर भी वो दोनों देश लड़ रहे हैं। अमेरिका से तो हम थोड़े से पीछे होते हैं, ये तो आपको मालूम है। फिर भी सारे के सारे देश वो सिक्योरिटी कमेटी में जो 10 देश है यानी कि 10 देश है, उनमें जो भी बचे हुए जो 9 देश है वो जो भी कहे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत क्या कहने वाला है उनके पर सभी की नज़र रहती है। तो दोस्तों यह एक एनालिसिस था, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताएं कि और ऐसे कौन कौन से पॉइंट है कि जो हमें इंक्लूड करने चाहिए थे लेकिन मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखिए और कहाँ पर गलती हुई या फिर किस मुद्दे को आगे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है वो भी हम कमेंट करके बता सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।